नमस्कार दोस्तों। करीब 20 साल के बाद पहला समिट कंडक्ट कराया गया है भारत और लक्जमबर्ग के बीच में। यहां पर सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये तीन देश मेनली आपको यहां पर दिख रहा होगा। एक है ये आपका नेदरलैंड, यहां पर सबसे ऊपर, उसके नीचे है बेल्जियम, उसके नीचे है लक्जमबर्ग। ये जो तीन देश है दोस्तों, इसको कहा जाता है बेन्युलेक्स कंट्री, BENELUX। बेसिकली ये जो BE है इसका मतलब हो गया बेल्जियम, NE से हो गया नेदरलैंड, और जो LUX है ये हो गया आपका लक्जमबर्ग। और इन तीन देशों को यहां पर लो कंट्रीज भी कहते हैं। लो कंट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो आप सी देख रहे हो इसको नॉर्थ सी कहा जाता है। तो इसके कोस्टल रीजन पर ये आपके कंट्रीज हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार इनका जो एरियाज हैं काफी सारा वो आपका सी लेवल के भी नीचे है, इसलिए इसको लो कंट्रीज भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेन्युलेक्स क्या है। और यहां पर नेदरलैंड, जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी राजधानी है एम्स्टरडैम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, आपको पता है यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर है। इसके अलावा लक्जमबर्ग, इसकी राजधानी है लक्जमबर्ग सिटी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो लक्जमबर्ग और भारत का समिट हुआ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्यों लक्जमबर्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये छोटे छोटे देश आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी के सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लक्जमबर्ग के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल, जैसे मैंने बताया, लक्जमबर्ग सिटी है। यहां पर जो रिलीजन है वो डोमिनेंट है क्रिश्चियनिटी, और यहां पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है दोस्तों वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम भी है, जिस तरह से यूके में किंग क्वीन होते हैं वैसे ही यहां पर भी मोनार्की सिस्टम है। और यहां पर यूनिटरी पार्लियामेंट्री है, मतलब कि हमारे यहां 2 हाउसेज होते हैं लेकिन यहां पर सिंगल हाउस है। और इसका नाम क्या है? चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज बेसिकली लक्जमबर्ग से रिलेटेड है। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कुछ ज्यादा नहीं है। लेटेस्ट आंकड़ा आप देखोगे तो 6 लाख से थोड़ी सी ज्यादा की आबादी है इसमें। और यहां पर GDP भी अगर आप देखिए तो अराउंड $66 बिलियन का है। लेकिन यहां पर अगर आप इनका पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आता है। जी हां, पूरे विश्व भर में जो पर कैपिटा GDP है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी कम है इसलिए GDP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करिएगा आप तो 1 लाख से भी ज्यादा इनका पर कैपिटा GDP है। भारत का आपको पता है अराउंड $2000 पर कैपिटा GDP है, तो काफी ज्यादा इनका पर कैपिटा GDP है। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश छोटे हैं लेकिन इनका जो विस्तार है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा HDI के मामले में भी बहुत ज्यादा ऊपर है। ये करेंसी यहां पर यूरो चलती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। यहां पर अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। तो यहां पर लास्ट वीक की बात है, भारत और लक्जमबर्ग के बीच में पहला बायलैटरल समिट कंडक्ट कराया गया 2 दशक के बाद। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था आपका 3 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ताकि जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है वो यहां पर ज्यादा ग्रो हो सके। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 एग्रीमेंट है दोस्तों वो तीनों ही यहां पर फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली 3 एग्रीमेंट साइन कराए गए थे, ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है? क्या ये बाकी सोशल चीजों से रिलेटेड है? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तीनों फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो तीनों के बारे में जल्दी से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या है? जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट को पूरा वो है, इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही आपको पता होगा गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां पर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज खोला गया है इसी की तर्ज पर। तो उनके बीच में, और आपको पता है कि विश्व की सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको कहा जाता है लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों के बीच में यहां पर MOU साइन हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन हो सके फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंस सर्विसेज से के मामले में जो लक्जमबर्ग है वो काफी आगे है। यहां पर जो ESG है दोस्तों, आजकल क्या है ना कि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये इसको हम ESG कहते हैं। यहां पर जो निवेश है वो उन कंपनीज में करा जाए जहां पर ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैंने कुछ समय पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ESG फंड क्या होता है डिटेल में मैंने बताया था, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, सब कुछ आप इसमें जान लीजिएगा। तो पहला तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। दूसरा यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो सेम लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है दोनों के बीच में किया गया है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज है। यहां पर जिस तरह से ये जो पूरा फाइनेंस से रिलेटेड चीजें थी, यहां पर ज्यादा कॉपरेशन हो, ज्यादा एक्सचेंजेस हो, वही सेम चीज यहां पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी होगा। और जो तीसरा है दोस्तों वो है आपका इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन के बीच में। जिस तरह से भारत में अंदर आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा FDI
निवेश हमारे देश के अंदर आए, इसलिए इन्वेस्ट इंडिया को स्टार्ट किया गया था। उसी प्रकार से लक्जमबर्ग ने भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है लक्स इनोवेशन। तो दोनों के बीच में यहां पर अगेन एमओयू साइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कॉपरेशन हो सके, जो एफडीआई है वो और ज्यादा आ सके, इसी से रिलेटेड। तो तीनों अगर आप देखोगे दोस्तों तो तीनों आपका फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। यहां पर लक्जमबर्ग ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा। देखिए पहले क्या था, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस किया था 2015 में, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था COP21, वहां पर सिर्फ जो ट्रॉपिकल रीजन्स में कंट्रीज आते हैं उन्हीं को अलाउ किया था, लेकिन उसके बाद से इसको बाकी देशों के लिए भी खोल दिया गया, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला है, जिसका स्वागत किया गया है भारत के द्वारा। इसके अलावा भारत ने लक्जमबर्ग को इनवाइट किया है कि वो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज्वाइन करे। अब आप सोचेंगे कि भारत कौन होता है यहां पर इसको इनवाइट करने वाला, क्योंकि भारत ने ही 2019 में इसको लॉन्च किया था न्यूयॉर्क के अंदर। जी हां, न्यूयॉर्क के अंदर क्लाइमेट समिट चल रहा था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें वहां पर भारत ने ये कोएलिशन का निर्माण किया था, गठन किया था। अब ये कोएलिशन क्या करता है, इसके नाम से आप देख सकते हो डिजास्टर रेजिलिएंट। आपको पता है भारत के अंदर अक्सर यहां पर डिजास्टर से रिलेटेड घटना घटती रहती है, चाहे साइक्लोन हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, ड्राउट पड़ गए, तो इस तरह के जितने भी यहां पर डिजास्टर होते रहते हैं उसको हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, रेजिलिएंट बना सकते हैं, ताकि उसकी वजह से जो नुकसान है लाइफ के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, वो उतना ना हो। तो सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कैसे हम उसको मजबूत कर सकते हैं, इसलिए ये कोएलिशन बनाया गया है। तो इसके लिए भी यहां पर भारत ने इनवाइट किया कि लक्जमबर्ग यहां पर ज्वाइन करे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पूरे समिट को एक तरह से और ज्यादा एक स्ट्रेंथन करने के लिए कहा, क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में स्पेशली जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर है, ग्रीन फाइनेंसिंग हो गया, स्पेस एप्लीकेशन, डिजिटल इनोवेशन, सबके ऊपर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में किस तरह का रिलेशन होगा उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। अब यहां पर और ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसका पोटेंशियल और ज्यादा है, तो ट्रेड पार्टनरशिप को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो भारत और लक्जमबर्ग के बीच में जो स्टील का सेक्टर है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन, इसको लेकर ऑलरेडी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमारी इसरो ने PSLV आपको पता होगा C49 ये लॉन्च किया था, जिसके थ्रू हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन EOS-01 सैटेलाइट को भेजा था। तो ये जब हमने PSLV C49 भेजा था उसमें यहां पर लक्जमबर्ग के 4 सैटेलाइट को भी भेजा गया था। तो स्पेस के मामले में भी आप देख सकते हो कि भारत और लक्जमबर्ग के बीच में काफी ज्यादा संबंध है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं फाइनेंस रिलेटेड कुछ आंकड़ों की बात करूं तो पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है लक्जमबर्ग। इन्वेस्टर की जब मैं बात करता हूं तो ओवरऑल जो आपका FDI होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म निवेश की मैं बात कर रहा हूं, तो नेदरलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, साइप्रस, उसके बाद आता है आपका लक्जमबर्ग। अगर आप पूरे विश्व भर के अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो उसमें भी 15वां नंबर है। तो आप सोच सकते हो छोटा देश है उसके बावजूद भी 15वां नंबर है जो भारत में निवेश करता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो शेयर मार्केट वगैरह हो गए, सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, तो उस मामले में तो ये तीसरे नंबर पर है। जी हां, यूएस और मॉरिशस के बाद ये तीसरा नंबर पर है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा निवेश करता है। इसके अलावा स्टील सेक्टर के अंदर भी यहां पर भारत और लक्जमबर्ग के बीच में काफी लंबे समय से कोऑपरेशन चलता आ रहा है। लक्जमबर्ग की कंपनी है पॉल वर्थ, तो ये पिछले 2 दशक से भारत के अंदर जो अलग अलग कंपनीज हैं हमारी, सेल, टिस्को, जिंदल स्टील, सबके साथ कोलैबोरेट यहां पर किया हुआ है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आर्सेलर मित्तल, तो ये जो कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है दोस्तों, ये आपका जो इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो ये भी लक्जमबर्ग में है। तो आप स्टील सेक्टर में भी देख सकते हो कि काफी अच्छा संबंध है। इसके अलावा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लक्जमबर्ग की कई सारी कंपनी भारत के अंदर कई सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो गया, और जो इवन क्लीन गंगा मिशन है उसके अंदर भी लक्जमबर्ग की कंपनीज यहां पर शामिल की गई हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं लास्ट में कि किस तरह से जो लक्जमबर्ग है वो भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर तो लक्जमबर्ग सबसे ज्यादा आगे है। मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं, आप खुद सोच के देखो, मैंने अभी आपको बताया आर्सेलर मित्तल जो कंपनी है वो प्रोडक्शन तो कई जगह करती है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लक्जमबर्ग में। हेडक्वार्टर लक्जमबर्ग में, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा प्रोडक्शन वहीं पर होता है। बेसिकली
फाइनेंस से रिलेटेड जो डीलिंग है वो काफी आसान है लग्जमबर्ग के अंदर, तो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से भारत की जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है वो लग्जमबर्ग के थ्रू पूरे यूरोप में यहां पर काम कर सकती है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफी लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। ऑलरेडी वियतनाम ने यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो लग्जमबर्ग जो है वो फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, और इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेन हेडक्वार्टर हैं ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग के द्वारा अलावा, वो आपको लग्जमबर्ग में मिलेगा, लग्जमबर्ग सिटी में। तो इसके लिए भी जो लग्जमबर्ग है वो हमें मदद कर सकता है इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस तरह से अपने फेवर में एक तरह से उसको साइन किया जाए। और लास्ट में कंक्लूजन में यहां पर पूरे समिट में कहा गया कि जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको और ज्यादा रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, जैसे यूएन हो गया, WTO हो गया, यहां पर पहले से कुछ कंट्रीज का ऑलरेडी यहां पर पकड़ है, जिसको हटाकर बाकी सबके लिए ये काम करे यूनाइटेड नेशन के अंदर, जैसे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, इसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर यहां पर जो है कंक्लूड किया गया पूरे समिट को। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग इंडिया लग्जमबर्ग समिट, इसमें लगभग सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जब ये यूरोपियन यूनियन बना है उसके काफी पहले एक और कम्युनिटी था, मार्केट इसको कहते थे, इसको कहा जाता था यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट, ठीक है, ये 1957 में गठित किया गया था। तो ये बेसिकली जो टर्म है, यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं इनर सिक्स। इनर सिक्स ने ही यहां पर ये जो यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट है उसको एस्टैब्लिश किया था। तो 6 कंट्रीज थे इसके अंदर, जिसमें लग्जमबर्ग भी एक देश था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश है जो कि इनर 6 का हिस्सा नहीं था? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।